अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स इको 606 के लेसन नंबर 31 को देखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हमारा बिल्कुल न्यू जो है वो टॉपिक है। जो प्रीवियस हम लेक्चर्स पढ़ चुके हैं वो जो इससे जो है वो बिल्कुल डिफरेंट थे। ठीक है, तो नाउ हम देखते हैं कि हमारे पास टॉपिक क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड ग्रोथ। यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और ग्रोथ की बात हो रही है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि टॉपिक नंबर 148 में क्या है। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड ग्रोथ के बारे में है। तो यहाँ पे जो है वो एक सिंपली एक्सपोनेंशियल की डेफिनेशन लिखी हुई है। जो है वो सबसे पहले मैं आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जो है वो डिफाइन और उसका कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ। क्लियर? जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म। यहाँ पे हमारे पास जो मैथमेटिकली फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। तो a इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर है यानी बेस में, ठीक है, और x इज़ अ रियल, ये भी हमारे पास एक रियल नंबर है, बट इट्स जो है ये हमारे पास क्या है, द एक्सपोनेंट है। और a की पावर x रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ रेजिंग टू द पावर ऑफ x, कि जो हमारे पास a की पावर x है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे पास जो है वो पावर x की पावर जो है वो हमारे पास रेज हो रही है, ये हमारे पास उसके रिजल्ट को जो है वो शो आउट करवाता है। क्लियर? तो ये इसके आपकी एक सिंपल जो डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की है, ये हमारे पास वो है। अगर आप ये लिखना चाहें तो अगर आपसे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन पूछे तो आप जो है वो इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? और दूसरे हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेफर्स टू अ सिचुएशन, कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है ये किसको रेफर करती है, सिचुएशन को, वेयर अ क्वांटिटी इंक्रीजेज एट अ रेट दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स करंट वैल्यू। यानी कि हमारे पास सिचुएशन पे डिपेंड करता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लेट्स सपोज अगर मैं आपको कह दूँ कि हमारे पास जो इस टाइम जो है वो चीनी जो है वो अगर हम 500 में अगर 5 किलो लेते हैं, ठीक है, यानी हमारे पास यानी 500 में 5 किलो चीनी आ जाती है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि एक हफ्ते बाद जब हम चीनी लेते हैं तो हमारे पास जो है वो 500 में जो है वो 2 किलो चीनी आती है, यानी 250 रुपये किलो चीनी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमारे पास जो चीनी की जो प्राइस है वो बढ़ा दी गई तो हमारे पास चीनी हमें जो है वो कम जो है वो मिलती है। अगर हम प्राइस जो इसकी कम कर देंगे तो हमारे पास उसी इतने ही पैसे में जो है वो हमें ज़्यादा चीनी मुहैया होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हमारे पास चीनी जो है वो हम कितनी जो है वो ले सकते हैं उतने ही पैसे में। ठीक है, यानी ये सिचुएशन रिक्वायर्ड है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी ये ऐसे ही है कि जैसे हमारे पास वेयर क्वांटिटी इंक्रीजेज, जहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी इंक्रीज होगी एट अ रेट दैट इज प्रोपोर्शन टू इट्स करंट वैल्यू, यानी करंट वैल्यू के हिसाब से जो है वो हमारे पास इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। तो वी आल्सो कैन से दैट, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि द क्वांटिटी ग्रोज फास्टर एंड फास्टर एज इट गेट्स लार्जर। हमारे पास जो है वो क्वांटिटी जो है वो ग्रो करेगी, यानी ज़्यादा होगी, फास्ट जल्दी से जल्दी हमारे पास जो है वो जल्दी ज़्यादा होगी जैसे जैसे हम जो है वो इसको जो है वो लार्ज करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है एंड एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन हमारे पास इसका जो डेफिनेशन के हिसाब से जो इसका डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपसे वो इनका डिफरेंस पूछने तो आप जो है वो इन दोनों को लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जो है फुल मार्क्स मिलेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम देखें एक्सपोनेंशियल जो सिंपली हमारे पास डेफिनेशन उसको देखते हैं कि अ क्वांटिटी दैट इंक्रीजेज आर डिक्रीजेज बाय फिक्स्ड फैक्टर पर यूनिट ऑफ टाइम इज सेड टू इंक्रीज आर डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। लेट्स सपोज अगर हम कोई इंक्रीज एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं तो हमारे पास क्या डेफिनेशन बनेगी, अ क्वांटिटी दैट इंक्रीज बाय फिक्स्ड फैक्टर पर यूनिट ऑफ टाइम इज सेड टू बी इंक्रीज जो है वो एक्सपोनेंशियली। ठीक है, यानी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि हमारे पास इंक्रीज होती है, किस तरह, एक हमारे पास फिक्स फैक्टर है जो कि एक फिक्स फैक्टर पर यूनिट टाइम पर, तो वो हमारे पास कहलाएगी इंक्रीज एक्सपोनेंशियल। देखते हैं हम यहाँ पे कि y इज इक्वल टू एफ टी इज इक्वल टू ए ई, कैपिटल ए और स्मॉल ए टी है। ठीक है, अगर हम जो है वो एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो एक सिंपली बात करते हैं मैथमेटिकली फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि y इज इक्वल टू या एफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर x होता है। ठीक है, तो पावर में होता है हमारे पास जो, यानी ए की पावर x होगा वो रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ रेजिंग टू द पावर ऑफ x को शो करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास दूसरे फॉर्म में दिखा कि यहाँ पे हम विद जो है पर यूनिट ऑफ टाइम देख रहे हैं। जब टाइम के हवाले से देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, एक्स की जगह टी लगा देंगे। और कैपिटल ए जो है कि हमारे पास सिंपल जो है वो एक इसकी वैल्यू जो होगी हमारे पास 1 ही होगी और ए की पावर टी, वेयर ए इज अ फैक्टर है। ठीक है, स्मॉल ए जो होगा वो हमारे पास क्या है, फैक्टर है, बाय विच y इंक्रीजिंग, यहाँ पे हमारे पास जिसमें y जो है वो इंक्रीज हो रहा है व्हेन t इंक्रीजेज बाय 1। जैसे जैसे हमारे पास जो t इंक्रीज होगा जैसे बात y भी हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखिए हमारे पास एक फॉर्म जो ये
जो है हमारे पास डायग्राम बनाई हुई है कि एफ टी इज इक्वल टू ए बट कैपिटल ए स्मॉल ए की पावर टी। अब 0 लेस देन ए लेस देन 1, ए जो है वो 0 से जो है वो ग्रेटर देन है, बट 1 से जो है वो क्या है हमारे पास लेस देन है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगी, एक हमारे पास जो है ये इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली होगी। क्लियर। अब यहाँ पे हम जो है वो देखते हैं कि एफ टी इज इक्वल टू ए टी की पावर सॉरी ये हमारे पास जो ए 0 लेस देन ए लेस देन 1 है, ये हमारे पास जो फर्स्ट जो है ये हमारे पास डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली है, और नीचे वाला जाएगी हमारे पास इंक्रीजिंग। एफ टी इज इक्वल टू ए की पावर टी ए ग्रेटर देन 1, और हमारे पास एफ टी इज इक्वल टू ए की पावर टी 0 लेस देन ए लेस देन 1 हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब ईच बेस ए गिव्स अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ एफ टी इज इक्वल टू ए की पावर टी। अब ए जो है हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 हो सकती है, 10 हो सकती है, कोई भी मतलब गिवन हम दे सकते हैं वो। ठीक है, जब हमारे पास इन कैलकुलस मोस्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अपीयर विद बेस, अब हमें पता है ई जो है वो उसकी वैल्यू हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है 2.71828। ठीक है, अप टू सो ऑन। अब ये जो है हमारे पास जो ए है यहाँ पे हम जो है वो ई पुट कर देंगे और फिर ई की वैल्यू हम वहाँ पुट करेंगे। हम आगे देखते हैं। अब ये जो हमारे पास 2.71828 है अप टू सो ऑन है, तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। मैं आपको भी पहले बता चुकी हूँ, जो रैशनल नंबर होता है हमारे पास पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। जो इरेशनल होते हैं वो अंडर रूट में होंगे, पॉइंट्स में होंगे। ठीक है, जैसे पाई हो गया या ई हो गया, ये ई की वैल्यू होगी, पाई की वैल्यू 3.14 हो गई। ठीक है, हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर। अब रिप्रेजेंटेड बाई जो अब ये हमारे पास 2.728 है, तो ये हमें पता है किसकी वैल्यू ई की है, तो रिप्रेजेंटेड बाई ई यानी एक्सपोनेंशियल। इट्स फंक्शन इज y इज इक्वल टू एफ टी इज इक्वल टू ई की पावर टी। अब ए जो था हमारे पास जो गिवन फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ टी इज इक्वल टू कैपिटल ए स्मॉल ए की पावर टी। अब ए की जो कैपिटल ए था उसकी जगह हमने 1 पुट किया, और स्मॉल ए था उसकी जगह हमने ई पुट किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एफ टी इज इक्वल टू ई की पावर टी। ये एक हमारे पास नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्लियर। नाउ हम देखते हैं एक हमारे पास डायग्राम बनाई हुई है ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू ई की पावर x और एंड y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस x। अब लेफ्ट साइड पे जो है वो हमारे पास ई की पावर माइनस x और राइट साइड पे हमारे पास ई की पावर पॉजिटिव x है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे पास ब्लू लाइन जो हो रही है, तो ये हमारे पास क्या है, एक ग्रोथ हो रही है। ठीक है, बढ़ रही है। अब जो हमारे पास ग्रीन लाइन है ये हमारे पास क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, यानी कि हमारे पास डिक्रीज हो रही है। क्लियर। अब नेगेटिव वाली है तो नेगेटिव आपको पता है कि जो शो करवाती है डिक्रीज यानी डिक्लाइन, डीके को शॉर्ट कराती है। जो आपके पास तो पॉजिटिव है ये आपके पास ग्रोथ होती है। क्लियर। अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि इम्प्लीफाइज द ग्रोथ ऑफ अ सम ऑफ मनी कैपिटल ओवर टाइम कैन आल्सो रिप्रेजेंट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वेल्थ आर रियल कैपिटल। ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल होती है ये हमारे पास किस किस चीज़ में भी रिप्रेजेंट हो सकती है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में, वेल्थ और रियल कैपिटल या और भी अदर थिंग्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक नंबर 149 को देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ग्रोथ। सबसे पहले मैं आपको इसका जो है वो कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ग्रोथ की डेफिनेशन दिखाती हूँ, फिर हम जो है वो आगे पढ़ेंगे। क्लियर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ग्रोथ है हमारे पास कि ये क्या होता है कि इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी एट अ स्पेसिफिक मोमेंट रेदर देन ओवर अ लार्जर टाइम इंटरवल। कि यह हमारे पास क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि एक स्पेसिफिक मोमेंट तक होती है और रेदर देन ओवर अ लार्जर टाइम इंटरवल। जैसे जैसे हमारे पास लार्जर टाइम इंटरवल होता है हमारे पास जो है ये क्वांटिटी है, वैसे वैसे हमारे पास जो है वो उसका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पॉइंट होगा, वो वैसे ही होगा। और ये हमारे पास जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं जिससे रेट ऑफ ग्रोथ को डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो इट इज़ यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ फंक्शन इंक्लूडिंग, ये जो हमारे पास यूज़ होती है इसकी स्टडी की हमारे पास एक फंक्शन की जो है वो बिहेवियर को चेक करने के लिए यूज़ होती है, और इसके साथ साथ जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके के लिए भी जो है वो हम इस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ग्रोथ को जो है वो यूज़ करते हैं। क्लियर। ये इसकी जो है सिंपल सी डेफिनेशन थी, ये आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। क्लियर। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है गिवन अ वैल्यू फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस इंटरेस्ट कंपाउंडिंग v इज इक्वल टू ए की पावर आर टी। क्लियर। एक ये हमारे पास कंटिन्यूस इंटरेस्ट कंपाउंडिंग है। अब यहाँ पे हमारे पास t जो है वो पॉइंट इन टाइम यानी जो हमारे पास टाइम होगा वो है, और a जो है वो एक प्रिंसिपल अमाउंट है, e जो है वो नेचुरल बेस यानी एक्सपोनेंशियल है, r जो है वो इंटरेस्ट रेट है, और v जो है वैल्यू एट पॉइंट इन टाइम जो हमारे पास एट अ टाइम जो हमारे पास वैल्यू होगी वो है। क्लियर। अब हमने क्या करना है, जो गिवन हमारे पास जो एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ग्रोथ है जो है हमारे पास कंटिन्यूस इंटरेस्ट कंपाउंडिंग v इक्वल टू ए की पावर आर टी है, इसको हमने के बहुत सारे से क्या ले लेना है, डेरिवेटिव लेना है। डी ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट तो हमने क्या लेना है, टाइम। जिस विद रिस्पेक्ट तो हमने टाइम जो है वो इसका डेरिवेटिव लिया डी ओवर डी टी बी टी इसको डी ओवर डी टी ए की पावर आर टी। तो हमने जब डेरिवेटिव दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल हमारे पास लास्ट में आर ए ई की पावर आर टी आ जाएगा। जब ए ई की पावर आर टी आ जाएगा तो हमें पता है ये ए की पावर आर टी किसके इक्वल होता है, वी के, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया वी। तो ना हमारे पास लास्ट जो रिजल्ट निकलता है आर इंटू वी आ जाता है। क्लियर। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं कि फॉर इंस्टेंटेनियस ग्रोथ रेट ये हमारे पास जो है वो कैसे चेंज होता है। तो नाउ हम देखते हैं कि वी फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू इन रिलेटिव परसेंटेज टर्म्स।
तो जब हम इसको परसेंटेज टर्म्स में फाइंड आउट करते हैं, पहले बात हमें रेट फाइंड करना होता है, तो हमारे पास d/dt pt/d, जो मतलब हमारे पास जो फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर फंक्शन होता है। जब हम परसेंटेज निकालते क्या करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर फंक्शन, तो फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास आर वी आता है, जब हमने ऊपर लिया था, क्लियर, हमने वो पुट किया और ओवर वी, तो अभी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल आर बच जाएगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। क्लियर, टाइम डिपेंडेंट हमारे पास ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ग्रोथ है, ये हमारे पास क्या होते हैं, एक टाइम डिपेंडेंट होती है। जैसे टाइम जिस पर जैसे हमारे पास डिपेंड करेगा, बस वैसे हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ग्रोथ होगा। अब ये जो रेट ऑफ ग्रोथ है, ये एक आपको जो सिंप्लिसिटी में बताती हूँ कि ये हमारे पास ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है। क्लियर, ये आपने दो बात याद रखी, एक टाइम डिपेंडेंट होता है रेट ऑफ ग्रोथ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ग्रोथ, और दूसरा हमारे पास ये क्या होता है, ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है। न्यूमेरिकली एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि वाइट इज इक्वल टू हमारे पास ए ई की पावर आर टी होता है, तो ए की जगह हमने 75 उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, और ई की पावर जो आर था उसकी 0.02 वैल्यू और टी आ गया। इसी रेट ऑफ ग्रोथ आर ऑफ वाई इज 0.02 आर कॉन्स्टेंट। वो कहते हैं कि हमारे पास जो आर की वैल्यू है 0.02, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हमारे पास मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ग्रोथ में हमारे पास आर क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो अगर 0.02 वैल्यू है तो हमारे पास ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। जी स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे एक इसका जो है वो पैराग्राफ डायग्राम देख सकते हैं, जो आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ग्रोथ का है, आप चेक कर सकते हैं। नाउ हम टॉपिक नंबर 150 की तरफ बढ़ते हैं कि न्यूमेरिकल एग्जांपल्स ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है। अब न्यूमेरिकली हमने वही आपके पास एग्जांपल दी जाएगी, आपको पास ए की वैल्यू दी जाएगी, ए की वैल्यू जो हमारे पास 1 है, ई की पावर आपको पता है जो है वो क्या वैल्यू होती है, आर की वैल्यू की 1 देंगे आपको, जो है वो आप इसको सोल्व आउट करेंगे, और आपने जब इसका परसेंटेज निकालना हो तो आपको पता है जब आप किसी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है, चेंज ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ निकालते हैं, तो अब क्या होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर फंक्शन लिखना होता है। ठीक है, आप वो पुट करेंगे, आपके पास जो है 0.07, या फिर जब आप इसको डिवाइड करेंगे, परसेंटेज निकालिए, डिवाइड करेंगे आप 100 से, तो आपके पास 7% आ जाएगा। क्लियर, इसी तरह आपके पास एक नेक्स्ट जो है वो इक्वेशन जो है वो एग्जाम्पल दी हुई है, आप इसको भी वैसे सेम करेंगे। आई होप सो जो है वो आपको इजीली समझ आ जाएगी इसकी। नाउ हम देखते हैं टॉपिक नंबर 150 की तरफ कि कॉन्टिन्यूस विद डिस्क्रीट ग्रोथ हमारे पास क्या होता है। जिस स्टूडेंट्स जो हमारे पास, मैं आपको एक बताते चलूँ, जो कॉन्टिन्यूस होता है ये एक तो हमारे पास क्या होता है, अनब्रोकन होता है। ठीक है, और दूसरी बात है ये हमारे पास जंप करता है, और तीसरी बात ये हमारे पास क्या होता है, ये इनफाइनाइटली मैनी स्मॉलर पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये जो डिसकंटिन्यूस होता है ये हमारे पास क्या होता है, मैनी पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मैनी पार्ट्स यानी स्मॉलर पार्ट्स में। ठीक है, स्मॉल में, स्मॉल से स्मॉल। और जो हमारे पास जो डिस्क्रीट ग्रोथ होता है ये हमारे पास क्या होता है, ब्रोकन होता है, जबकि कॉन्टिन्यूस अनब्रोकन होता है। और डिस्क्रीट जो होता है ये हमारे पास जो है वो स्मॉल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड नहीं होता, और जबकि हमारे पास कंटिन्यूस जो है वो स्मॉलर पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाता है। इसका जो है ये सिंपल सा जो इसका डिफरेंस है ये आपने कर लेना है। और दूसरी बात ये क्या होता है कि हमारे पास जो कंटिन्यूस होता है ये हमारे पास हैज अ गैप्स, यानी गैप्स रखते हैं, जबकि डिस्क्रीट ग्रोथ में जो है वो हमारे पास गैप्स नहीं होती। ये 3 पॉइंट्स है जो आपने इसका डिफरेंस याद कर लेना अच्छे तरीके से। फिर मैंने बता दिया है, और मैं नेक्स्ट आपको मैं जो है वो बताती चलूँ कि यूजली इन इकोनॉमिक सिचुएशंस ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज टेक प्लेस ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। एक और मैं आपको बात बताती हूँ, जो हमारे पास जो होता है इकोनॉमिक सिचुएशंस में जो ग्रोथ होती है ऑलवेज टेक प्लेस ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, ये डज नॉट होती है, ये हमेशा जो है वो आपके पास कंटिन्यूस बेसिस में नहीं होती, नॉट इवन इन इंटरेस्ट कंपाउंडिंग, और ना ही ये हमारे पास इंटरेस्ट कंपाउंडिंग में होती है, और ना ही कंटिन्यूस बेसिस में होती है क्या, ग्रोथ। ठीक है, अब ना हम फॉर डिस्क्रीट ग्रोथ, जब हम डिस्क्रीट ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारे पास वेट चेंजेस अकर ओनली वन पर पीरियड दैट इज फ्रॉम द assumption ऑफ कंटिन्यूस एक्सपेंशन ग्रोथ फंक्शन कैन बी जस्टिफाइड। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल, मैंने जो इनका मेन डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया है, और इसकी एक जो है वो हमारे पास एक जो इक्वेशन लिखी हुई है कि a1 + i होल की पावर 0, a1 + i होल की पावर 1, a1 + i होल की पावर 2, a1 + i होल की पावर क्यूब अप टू सोन। अब यहाँ पे आपको मैं बताती चलूँ, ए जो है वो आपको पता है एक आपके पास जो है वो इसकी वैल्यू 1 ही होती है, और 1 + i है, आई आपके पास इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, अब जो 0 है ये हमारे पास क्या है, टाइम है, टाइम। अब यहाँ इसका 0 का मतलब ये 0 जो है वो ये शो करवा रहा है कि हमारे पास जो टाइम है कोई अभी टाइम नहीं गुजरा है। ठीक है, अब जब 1 + i होल की पावर 1 है, 1 शो करता है कि हमारे पास 1 साल गुजर गया है। 1 + i इंटरेस्ट रेट और होल की पावर 2 है, ये इसका मतलब है हमारे पास 2 साल जो है वो स्पेंड हो चुके हैं। 3 जब आएगा तो हमारे पास जो है वो 3 साल जो है वो स्पेंड हो चुके हैं। क्लियर, अब एक्सपेंस आर टाइम पीरियड्स कवर्ड इन कंपाउंडिंग। ए प्रिंसिपल अमाउंट, ए जो है वो हमारे पास हमें पता है प्रिंसिपल अमाउंट है, और आई जो है वो इंटरेस्ट रेट है।
सीरीज कैन बी कंसिडर एन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज ए बी की पावर टी। जैसे आप पहले कहते थे ए कैपिटल ए स्मॉल ए की पावर टी था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है, स्मॉल ए को रिप्लेस कर दिया बी में। तो नाउ हम देखते हैं कि b इज इक्वल टू 1 प्लस आई है, जो b जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, इवन फॉर i लेस देन 0 एज i लेस देन 1%। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी बात बताती चलो स्टूडेंट्स, ये मैंने हाईलाइट भी इसलिए किया था कि आपको जो है इसका कंसेप्ट क्लियर हो कि b की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 प्लस आई है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट यानी b जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन हो गया 0, इट्स मीन दैट इट इज पॉजिटिव, क्लियर। जबकि हमारे पास जो i जो है वो लेस देन हो गया 0 से, यानी 0 से छोटा है, और i जो है वो लेस देन होगा 1। जब 0 से छोटा तो मतलब 1 से भी वो जो है वो लेस देन होगा। i जो है वो 0 से लेस देन तो मतलब 1 से भी लेस देन होगा। जो i जो होता है इसकी वैल्यू देखें 0.5 है। जब हम i की जगह पे ये जो b इक्वल 1 प्लस आई है, तो i की जगह पे 0.5 पुट करें तो हमारे पास 1.5 आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम अगर यानी फिर भी हमारे पास एक पॉजिटिव देता है, ठीक है, b हमारे पास क्या आ जाएगा, b का आंसर पॉजिटिव में है। लेकिन अगर हम जो है वो -0.5 1 प्लस इंटू -0.5 करें तो मतलब 1 में से 0.5 निकाल देंगे तो हमारे पास प्लस का 0.5 बचेगा, देन भी हमारे पास b क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इट्स मीन्स दैट इट इज b जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन क्या होगा, 0 हो गया, और i जो है वो ऑलवेज जो है वो हमारे पास लेस देन 0 और i लेस देन हो गया हमारे पास 1 से, क्लियर। नाउ हम देखते हैं टू कन्वर्ट जो बेस टू नेचुरल एक्सपोनेंट कंपेयर ए बी की पावर टी विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम जो है हमारे पास ए बी की पावर टी, अब b जो है वो हमारे पास क्या होता है, e की पावर r, ठीक है। अब हमें पता है b जो होता है e की पावर r होता है, तो हमने जहाँ पे a b t था हमने b की जगह पे e r लिख दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, a e की पावर r t। अब हमें पता है b 1 प्लस आई इज इक्वल टू b होता है, और b हमारे पास इसके इक्वल होता है e की पावर r t होता है। तो हम क्या करेंगे जी, तो स्टूडेंट्स हमें पता है 1 प्लस आई जो होता है वो b के इक्वल होता है, और b इक्वल होता है e की पावर r के। तो हमने क्या किया, 1 प्लस आई इज इक्वल टू b इज इक्वल टू e की पावर r, और हमने जो है वो बोथ साइड पर a से जो है वो डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, a 1 प्लस e की पावर आई होल की पावर टी और ए बी की पावर टी ए की पावर आर टी। जैसे हमारे पास एक ओरिजिनल फॉर्म में जो फंक्शन था, डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करना, ओरिजिनल जो हमारे पास फंक्शन था हमने वो यहाँ पे पुट कर दिया है। तो ना हम जो है वो टी की जगह पे अगर 0 पुट करते हैं तो a 1 प्लस आई की पावर 0 इज इक्वल टू ए बी की पावर 0, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल सिंगल जो हमारे पास a आ जाएगा ये, ठीक है, जो कि हमारे पास a क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट है। अगर हम 1 पुट करेंगे तो a b की पावर 1 इज इक्वल टू a की पावर r आ जाएगा। अगर 2 पुट करेंगे a की पावर 2 r, अगर 3 पुट करेंगे a की पावर 3 r आ जाएगा, क्लियर। ना हम देखते हैं दैट्स व्हाई नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये मतलब सिंपल सी जो आपकी बात जो इसमें मेन चीज थी, एक इनका डिफरेंस आपको जो मैं बता चुकी हूँ वो आपने अच्छी तरीके से कर लेना है, और एक इसका जो दैट इज जो मैंने ग्रीन हाईलाइट किया ये आपने अच्छी तरीके से करना है, इसकी डेरिवेशन अपने अच्छी तरीके से कर लेनी के लिए, और इसमें जो है वो इतना खास और कोई चीज़ नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक नंबर 152 में जो हमारे पास डिस्काउंटिंग एंड नेगेटिव ग्रोथ की बात हो रही है। अब फ्रॉम इंटरेस्ट कंपाउंडिंग टू डिस्काउंटिंग, तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉब्लम फ्यूचर वैल्यू हमारे पास v जो है ये किस किस की जो सम से बनता है, एक प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को जब हम सम करते हैं तो हमारे पास एक फ्यूचर वैल्यू निकलती है, ठीक है। और अब फ्रॉम अ गिवन प्रेजेंट वैल्यू ए इनिशियल, जो हमारे पास जो गिवन प्रेजेंट वैल्यू ए है वो हमारे पास क्या होता है, इनिशियल प्रिंसिपल होता है। पहले हम क्या कहते थे, प्रिंसिपल अमाउंट, लेकिन यहाँ पे हमने जो डिस्काउंटिंग की बात हो रही थी हमने इसको इनिशियल प्रिंसिपल कह दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्काउंटिंग प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ए ऑफ अ गिवन सम वी विच विल बी अवेलेबल आफ्टर टी ईयर्स, ये इसकी एक डेफिनेशन है, आपने इसको अच्छे से डिस्कस कर लेना। अब डिस्क्रीट केस में क्या होता है, डिस्क्रीट में आपको पता है ब्रेकन होता है, ब्रोक होता है, ठीक है। v इज इक्वल टू ए 1 प्लस टी सॉरी आई होल की पावर टी है, तो हम क्या करेंगे, जो 1 प्लस आई होल की पावर टी है ये हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, ये v के डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास a इज इक्वल टू 1 प्लस आई होल की पावर टी आ जाएगा। जब हम 1 प्लस आई होल की पावर टी को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, तो ये रिवर्स रूल्स है जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट केस में हमारे पास है, ठीक है। अब जब कंटिन्यूस केस में हम देखते हैं कि v इज इक्वल टू ए की पावर आर टी है, तो हम क्या करेंगे, की पावर आर टी को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, ये फिर हम ऊपर ले जाएंगे, इनवर्स बन जाएगा, तो हमारे पास ये भी एक क्या हो गया, डिस्काउंटिंग फैक्टर में हो जाएगा कि e की पावर माइनस आर टी इज आल्सो रेफर्ड एज डिस्काउंटिंग फैक्टर, क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 153 की तरफ हम जो है वो बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। अब सपोज द सम ऑफ पी के आर जो हमारे पास पाकिस्तानी रुपीज़ है 5000 है, इज इन्वेस्टेड इन एन अकाउंट अर्निंग इंटरेस्ट एट एन एनुअल रेट ऑफ 9%, व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 8 years इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड कंटिन्यूसली। अब हमने इसकी एग्जाम्पल को सॉल्व आउट करना है। हमें पता है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू ए की पावर आर टी होता है, क्लियर।
अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू दी है, r की वैल्यू है और t की वैल्यू भी गिवन है। हमने जो है सब्स्टिट्यूटिंग जो हमारे पास गिवन फार्मूला a b इक्वल टू a की पावर rt हमने वहाँ पे पुट कर देना है। a की जगह 5000 e की पावर 0.09 इंटू 8। जब हमने सोल्व आउट किया तो हमारे पास पाकिस्तानी रुपीज़ क्या बन गया, PKR 10,272.17 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि एक प्रिंसिपल बिल इंक्रीजेज फ्रॉम PKR कितनी है और हमारे पास PKR ड्यूरिंग आफ्टर 8 ईयर्स, यानी 5000 से लेके हमारे पास 10, 2, 7, 2.17, 8 साल के दरमियान जो हमारे पास जो पाकिस्तान रुपीज़ था ये होगा, इतना इंक्रीज हो, यानी 5000 से लेके जो हमारे पास पाकिस्तान रुपीज़ 8 साल में इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ, जो है वो 10,272.17। अब इफ द एनुअल इंटरेस्ट इज 9%, अगर हमारे पास एनुअल इंटरेस्ट 9% है एंड देयर इज कंटिन्यूस कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हमने फाइंड द अमाउंट के बाई विच $1 इंक्रीज, हमने फाइंड करना है कि के फाइंड करना है और जिसमें हमारे पास इंक्रीज कितना होता है, $1 होता है इन द कोर्स ऑफ अ ईयर। कितने ईयर में, ईयर यानी एक साल में। व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज 8%, जब हम इंटरेस्ट रेट को 8% पर ईयर करेंगे तो एंड इंटरेस्ट इज एडिड, तो हमने जो है वो ईयरली बाय एनुअली और कंटिन्यूसली को जो है वो फाइंड आउट करना है। अब बाय ईयरली क्या होता है हमारे पास, यानी एक साल। इन दिस केस आपको पता है R इज इक्वल टू क्या होता है 8/100, ठीक है। 8/100 आपने किया तो आपके पास क्या आ गया 0.08। 8/100 कैसे किया आपने, एज जो था वो आपके पास 8 ईयर्स था और आपने जो है वो इसको परसेंटेज का जो था वो आपके पास 100 से डिवाइड किया तो आपके पास 0.08 आ गया। क्लियर। अब जो हमने ईयरली फाइंड किया है आपको पता है 1 प्लस आपने जो है वो आपके पास जो निकला है R वो करना होता है, ठीक है। R हमारे पास 0.08 था और हमने इंक्रीज जो हमारे पास $1 होता था हमने वो ऐड किया तो K इज इक्वल टू 1.08 आ गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास बाय एनुअली है, बाय एनुअली का मैं आपको एक रेफरेंस बताती चलूँ कि आपके पास जो 1 प्लस 0.082/2 होल का स्क्वायर 2 है, ये 2 हमारे पास 2 बाय एनुअल है। 2 बाय एनुअल का मतलब क्या होता है, यानी 6 मंथ, यानी एक साल में हमारे पास कितने 6 मंथ होते हैं, 2 6 मंथ होते हैं। तो हमने जो है वो होल का स्क्वायर 2 कर दिया क्योंकि हमारे पास 6 मंथ 2 हैं। अब जो डिवाइड हमने 2 क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास जो एनुअली तो हमें पता है 12 महीने किया जाता है, लेकिन जब हमने इसको बाय एनुअली यानी 2 6 मंथ में डिवाइड करना तो हमारे पास 2 पे हम इसे इसको डिवाइड भी करेंगे। तो 1 प्लस 0.08 को 2 पे डिवाइड किया और जब हमने इसका होल्स का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 1.0816 आ गया। अब जो आपके पास कंटिन्यूसली है, आपको कंटिन्यूसली का मतलब है k इज इक्वल टू e की पावर r है हमारे पास, जो r की जगह आपने 0.08 पुट किया तो आपने जब इसको सोल्व आउट किया यानी e की जगह आपने 2.71828 पुट किया और उसके बाद 0.08 किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट, जो कि नियरली इक्वल टू 1.08329 के। क्लियर। ये आपकी जो है थोड़ी सिंपल से आपकी एक एग्जाम्पल थी। आई होप सो आपको जो है वो मेरे लेक्चर की समझ आ गई। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।